हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है आज की क्लास में और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी JAIB MCQ सीरीज के साथ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल बी और मॉड्यूल बी की क्लास नंबर 1 आज डिस्कस करेंगे। हमारा चल रहा है पेपर 2 डिस्कशन, जिसे हम कहते हैं PPB। और दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सर। आप सब लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर पर, या इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग। जब आप नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग करते हैं तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, चलिए तो हम करेक्ट स्टेटमेंट भी आपको बताते हैं। सबसे पहले, नॉन फंड बेस्ड लिमिट आर यूज टू मीट द बोरोवर्स नॉन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, नॉन फंड बेस्ड लिमिट डू नॉट इन्वॉल्व एनी एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम द लेंडर टू बोरोवर। बैंक गारंटी आर द टाइप ऑफ नॉन फंड बेस्ड लिमिट। बिल्कुल तीनों ही स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट है। इनका कहना है, देखो जो आप लेंडिंग करते हैं, बैंक जब भी लेंडिंग करता है दो प्रकार से करता है। एक होता है फंड बेस और एक होता है नॉन फंड बेस। एक होता है फंड बेस लैंडिंग और एक होता है नॉन फंड बेस, है ना, नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग। अब फंड बेस और नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग में क्या डिफरेंस है? फंड बेस में डायरेक्ट आउटफ्लो होता है कैश का, आउटफ्लो होता है किसका, फंड का। किसका आउटफ्लो होता है? फंड का। ठीक है दोस्तों, और यहां पे किसी भी फंड का डायरेक्ट आउटफ्लो नहीं होता, डायरेक्ट फंड का आउटफ्लो नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप फंड बेस में देखोगे तो जैसे कैश क्रेडिट हो गया, जैसे आपका ओवरड्राफ्ट हो गया, जैसे आपका टर्म लोन हो गया, तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फंड बेस लेंडिंग। वहीं पे जब आप नॉन फंड बेस की बात करते हैं तो बैंक गारंटी हो गई, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, को एक्सेप्टेंस लेटर हो गया, तो ऑल दीज आर द नॉन फंड बेस लेंडिंग के एग्जाम्पल हैं। तो यहां पे जब आपके तीनों स्टेटमेंट सही हैं तो आपका आंसर क्या लगना चाहिए? डी, यानी ऑल आर करेक्ट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट। तो यहां पे आपके सभी स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो सही हैं। ठीक है दोस्तों, सो नॉन फंड बेस्ड लिमिट आर यूज्ड टू मेट द बोरोवर्स नॉन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सच एज performance guarantee, letter of credit, etc. These limit do not involve any actual outflow of the fund from lender to the borrower. Unlike fund base, जैसे फंड बेस में एक लेंडर क्या होता है, एक बोरोवर को फंड प्रोवाइड करता है। किसको? बोरोवर को क्या प्रोवाइड करता है? फंड। ठीक है, फंड प्रोवाइड करता है। बट जब हम नॉन फंड बेस की बात करते हैं तो एक्चुअल जो फंड है वो ट्रांजेक्शन नहीं होता। ठीक है, बैंक गारंटी आर द टाइप ऑफ नॉन फंड बेस्ड लिमिट वेयर द बैंक गारंटी द पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ द बोरोवर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। राजू प्राइवेट लिमिटेड हैज अप्रोच अ बैंक फॉर नॉन फंड बेस्ड लिमिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन फंड बेस्ड लिमिट इज ट्रू? Non fund based limit are facilities provided by the bank that do not involve any outflow of fund from the bank. Non fund based limit are used for short term financing need. Bank गारंटी इज अ टाइप ऑफ नॉन फंड बेस्ड लिमिट। अब अगर आपने पिछले क्वेश्चन में समझा है तो इसको आसानी से टिक लगा पाएंगे और यहां पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका ए, क्योंकि पहला स्टेटमेंट आपको मैंने पढ़ा दिया था, तीसरा, दूसरा आपका गलत है। शॉर्ट टर्म नहीं होता है नॉन फंड बेस, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। नॉन फंड बेस लिमिट आर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय बैंक that do not involve any outflow of fund from the bank. Bank guarantee are a type of non-fund based limit. Second statement false है, non-fund based limit are not used for short-term financing need exclusively. ऐसा विशेषता करके शॉर्ट टर्म के लिए ही प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ये याद रखिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। XYZ लिमिटेड हैज टेकन अ बैंक गारंटी फ्रॉम द बैंक to participate in tender process, which is correct regarding guarantee? Bank guarantee are issued only by commercial bank. The cost of bank guarantee is dependent on the credit worthiness of the borrower and bank guarantee can be used as substitute for collateral. ठीक है दोस्तों, तो ये कोलेटरल के सब्सटीट्यूट की तरह काम करता है। तो देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि बैंक गारंटी सिर्फ कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है। गलत है, प्राइवेट बैंक भी करते हैं, फॉरेन बैंक भी करते हैं।
कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी डिपेंड करेगी, बिल्कुल सही बात है, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर पे। और बैंक गारंटी कैन बी यूज्ड एज सब्सटीट्यूट फॉर कोलेटरल, बिल्कुल सही है। तो आपका जो आंसर होगा वो सॉरी दूसरा और तीसरा होगा। क्या होगा दोस्तों? दूसरा और तीसरा, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बैंक गारंटी होता क्या है पहले समझ लो। जैसे मान लीजिए कोई बायर है और बायर ने कोई सामान किसी सेलर से खरीदा, किसी सेलर से सामान खरीदा। अब बायर ने कहा कि उस सामान का पैसा हम आपको कुछ दिनों के बाद दे देंगे, आप मुझे सामान भेज दीजिए। सेलर ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप बाद में दे देना पैसा, बट मुझे बैंक से गारंटी दिला दो। तो बायर अपने बैंक के पास गया और बैंक से क्या बोला कि आप मेरे नाम पे एक गारंटी इशू कर दीजिए सेलर के लिए। ठीक, तो जो व्यक्ति गारंटी जारी करता है उसे सियोरिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियोरिटी कहा जाता है। और जिसके पक्ष में गारंटी, मतलब जिसके पक्ष में गारंटी जारी की गई वो बेनिफिशियरी होता है। क्या होता है? बेनिफिशियरी। ठीक है, फिशियरी होता है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा कौन है? बोरोवर है। अब अगर मान लीजिए गारंटी देने का मेन उद्देश्य क्या है? बैंक गारंटी देने का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है कि अगर ये बायर क्या कर देता है? डिफॉल्ट कर देता है पेमेंट, किसकी पेमेंट डिफॉल्ट कर देता है? सेलर की, तो लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन किसका आ जाएगा? बैंक का। तब वो पैसा कौन पे करेगा? इमीडिएटली बैंक पे करेगा। किसको? सेलर को। ठीक, फिर बैंक बाद में किससे कवर करेगा? बायर से वो पैसा कवर कर लेगा। तो जब बैंक गारंटी की बात आती है तो यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा? बायर और सेलर के बीच में। किसके बीच में होगा? बायर और सेलर के बीच में पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बायर और बैंक के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? बायर और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट बैंक और किसके बीच में होगा? सेलर के बीच में। बैंक और सेलर के बीच में होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, बैंक गारंटी में कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? 3 कॉन्ट्रैक्ट। कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? 3 कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ठीक है, डन है, इतना क्लियर हो गया होगा आई होप। अब इनका कहना है कि द कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी इज डिपेंडेंट ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर एंड बैंक गारंटी कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द कोलेटरल इन सम केसेस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बीजी जारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ फिर इसके बाद क्या लिखा है? मैंने कमर्शियल बैंक के साथ क्या बोल दिया था? प्राइवेट और, तो सभी बैंक, वो जो बैंक होते हैं वो सभी, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो कमर्शियल बैंक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो कमर्शियल बैंक है, चाहे फॉरेन बैंक हो कमर्शियल बैंक है। ठीक है, इसके साथ नॉन बैंक यानी एनबीएफसीज, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज भी क्या जारी कर देती हैं? आपको बैंक गारंटी जारी कर देती हैं। ठीक है, नाउ अमंग द गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड, पहले तो एक्ट लिख लो कैपिटल ए। ठीक, अमंग द गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड दैट अ कंपनी में बी फॉर्म्ड for any lawful purpose by 7 or more persons for the public company, by 2 or more person for private company and 1 person for 1 person company। किस एक्ट के तहत ये डिफाइन किया गया है कि अगर कोई कंपनी पब्लिक सेक्टर है, क्या है दोस्तों? पब्लिक कंपनी है, सॉरी पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी की परिभाषा में क्या होता है कि जो मिनिमम मेंबर हैं वो 7 होने चाहिए, मैक्सिमम मेंबर अनलिमिटेड हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, इसकी ये भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर वहीं इनका कहना है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है, क्या होती है? प्राइवेट कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 सदस्य होते हैं, मैक्सिमम 200 सदस्य होते हैं। वहीं 1 पर्सन कंपनी में, 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 सदस्य होता है। ठीक, तो ये कहाँ डिफाइन किया गया है? किस एक्ट में डिफाइन किया गया? बस यही आपसे पूछा गया है। सेक्शन 128 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी एक्ट 2013, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सही आंसर होगा यहाँ पे बी, कंपनी एक्ट 2013। द करेक्ट आंसर इज कंपनी एक्ट 2013। वाई? क्योंकि कंपनी एक्ट ही बताती है। ठीक है दोस्तों, सो अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 सदस्य होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 सदस्य, मैक्सिमम 200 सदस्य होंगे, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म इन इंडिया आर, मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, मैक्सिमम
number of partners in partnership is 100. In the partnership has more than 100 members, it is considered an illegal association. अगर 100 से ज्यादा पार्टनर है तो इलीगल एसोसिएशन कहलाएगा। अब देखो ये बताने का रीजन क्या था, आपके 4 प्रकार की जो कंपनी या बिजनेस फर्म दिखती है, चारों के बारे में आपको मिनिमम और मैक्सिमम सदस्य के बारे में जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। दे आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो दे आर क्रिएट बाय एन एक्ट और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी हमारी स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है वो पार्लियामेंट के एक्ट के तहत उनको स्टैब्लिश किया जाता है। दे हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द स्क्रूटनी ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये तो शुद्ध गलत है ना। शुद्ध गलत क्यों है कि जितनी भी स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्टैच्यूटरी, पहले तो ये समझो स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो अपने एक्ट के तहत स्टैब्लिश हुई हैं। जैसे अगर आप एसबीआई की बात करो तो एसबीआई की स्थापना हुई है एसबीआई एक्ट के तहत, एसबीआई एक्ट 1955 1955। जैसे एलआईसी की स्थापना हुई है एलआईसी एक्ट के तहत, एलआईसी एक्ट कब आया था 1956 में 1956। जैसे आप सेबी की बात करो, सेबी की स्थापना हुई थी सेबी एक्ट के तहत, किसके तहत, सेबी एक्ट के तहत, और सेबी एक्ट कब आया था 1992 में। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक, तो अब देखो इनको पहले संसद में पास किया गया इन एक्ट को, तब इनकी स्थापना हुई। ठीक है, समझ गए बात। तो इन्हें पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा इन्होंने कहा है कि लीगल एंटिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने इसमें पैसा लगा रखा वो अलग बात है, बट ये लीगल अलग है। तो आपका पहला दूसरा सही है और तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो आंसर यहाँ पे आपका होना चाहिए सी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डन है, क्लियर है, बिल्कुल आसानी से समझते चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए अगले क्वेश्चन के पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ऑफिसर्स जेएआईबी फाउंडेशन बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है। नवंबर 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहा है। लिस्ट प्राइस 1999 में आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। कंप्लीट आपका फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट आपके कंसेप्ट्स को कवर किया जाएगा फुल सिलेबस के साथ, फुल सिलेबस के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जेएआईबी एमसीक्यू बैच भी अवेलेबल है नवंबर 2025 के लिए। फ्री जेएआईबी फाउंडेशन बैच इसके साथ फ्री है और इस बैच की कॉस्ट है 2499 रुपए। तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ अगला क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म लोन। अब देखो टर्म लोन हम पढ़ेंगे, उसके पहले हमें एक चीज समझनी होगी क्या, कि देखो जब भी आप जैसे वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस चाहिए तो आपको पहले वर्किंग कैपिटल पता होना चाहिए क्या होता है। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो ये किसी भी बिजनेस में जो डे टू डे एक्सपेंस होते हैं, डे टू डे एक्सपेंस होते हैं, उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो डे टू डे एक्सपेंस यानी कैसा एक्सपेंस है, आपका शॉर्ट टर्म एक्सपेंस है, शॉर्ट टर्म एक्सपेंस है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए जब भी बैंक फाइनेंस करता है तो या तो वो क्या देता है, कैश क्रेडिट के थ्रू देता है पैसा, कैश क्रेडिट के थ्रू, या फिर वो किसके थ्रू देता है, ओवरड्राफ्ट के थ्रू। ठीक है दोस्तों, ड्राफ्ट के थ्रू देता है। ठीक, तो ये सब हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं। बट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने फिक्स एसेट्स वगैरह बाय करने हैं, फिक्स एसेट्स को क्या करना है, बाय करना है, जैसे पीपीई, पीपीई का मतलब होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है, तो इसके लिए उसको चाहिए लॉन्ग टर्म पैसा, चूंकि ये महंगा आता आइटम, तो लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए होता है। और लॉन्ग टर्म के लिए जब भी कोई बैंक लोन प्रोवाइड करता है तो उसे हम कहते हैं टर्म लोन। क्या कहते हैं दोस्तों, टर्म लोन कहते हैं। टर्म का मतलब ये होता है लॉन्ग टर्म, एक निश्चित शेड्यूल, 5 साल 7 साल। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको दिमाग में अगर रहेंगी तब आप आसानी से बता पाओगे टर्म लोन। तो व्हाट इज द करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म लोन, टर्म लोन आर लॉन्ग टर्म लोन दैट आर रीपेड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। बिल्कुल करेक्ट है, टर्म लोन आपका कैसा होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है जिसे आप ओवर अ पीरियड 5 साल 7 साल में क्या करते हैं, जमा करते हैं। The interest rate charge on term loan is generally lower than the demand loan. डिमांड लोन क्या होता है, डिमांड लोन एक प्रकार से कैश क्रेडिट वगैरह डिमांड लोन के तौर पे दिया जाता है, जब बैंक मांगेगा तब आपको वापस करना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है टर्म लोन आर टिपिकली यूज्ड टू द फाइनेंस फिक्स एसेट्स सच एज इक्विपमेंट, मशीनरी एंड रियल एस्टेट। आपका थर्ड स्टेटमेंट भी सही है।
अब आपका जो डाउट फंसा है वो सिर्फ फंसा है सेकंड स्टेटमेंट पे। किस पे फंसा है? सेकंड स्टेटमेंट पे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, आपके सभी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ऑल आर करेक्ट। सभी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों। टर्म लोन आर टिपिकली यूज्ड टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट सच एज रियल एस्टेट, मशीनरी, इक्विपमेंट। दे हैव लोअर इंटरेस्ट रेट देन द डिमांड लोन बिकॉज दे आर लेस रिस्की फॉर द लेंडर। द लोन, देखो ये पॉइंट समझ लो, जहां पे बैंक के लिए रिस्क ज्यादा होगा, रिस्क अगर ज्यादा है तो वहां पे इंटरेस्ट भी क्या होगा दोस्तों? ज्यादा होगा। जहां पे बैंक के लिए रिस्क कम होगा वहां पे इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा? कम होगा। याद रखिएगा, जैसे अगर आप होम लोन लेने जाते हो तो वहां पे जो मकान होता है उसको कोलेटरल के तौर पे रखा जाता है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। वहीं जब आप पर्सनल लोन लेने जाते हो, पर्सनल लोन, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट हमेशा कैसा होता है? ज्यादा। क्रेडिट कार्ड का लोन कैसा? क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट होता है वो कैसा होता है? ज्यादा होता है। समझ गए बात? जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, जहां पे रिस्क कम है वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। इसके बाद द लोन इज यूजुअली सिक्योर्ड बाय द एसेट्स। चूंकि टर्म लोन में आप जिस एसेट्स के लिए फाइनेंस कर रहे हैं, आप उस एसेट्स को एज अ प्राइमरी कोलेटरल बना सकते हैं, या आपको किसी ना किसी एसेट्स की सिक्योरिटी मिल जाती है। सो which reduce the lender's risk. So the loan is repaid over a period of years of in fixed repayment schedule. हर एक टर्म लोन का एक फिक्स रीपेमेंट शेड्यूल होता है। ठीक है दोस्तों, डन है। नाउ फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ऑन one of the key aspect of appraisal in which involve identifying potential risk associated with the loan, collateral, credit scoring, risk analysis और loan to value ratio। देखो इनका कहना है कि जब भी आप क्रेडिट का अप्रेजल करते हैं तो उनमें से की एस्पेक्ट होता है जिसको आपको ध्यान में रखना होता है, और उसमें आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल रिस्क, उसके थ्रू आप एक पोटेंशियल रिस्क को लोन में आइडेंटिफाई करते हो। तो वो है क्या? वो है क्या? वो आप क्या कर, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? रिस्क एनालिसिस कहते हो, क्रेडिट स्कोरिंग कहते हो, या कोलेटरल कहते हो? तो इसे हम लोग कहते हैं रिस्क एनालिसिस। क्या कहते हैं दोस्तों? रिस्क एनालिसिस कहते हैं। जब हम रिस्क एनालिसिस की बात करते हैं तो ये क्रिशियल एस्पेक्ट होता है अप्रेजल का, एज इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द पोटेंशियल रिस्क, यानी उस लोन में क्या संभावित रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करने में रिस्क एनालिसिस मदद करता है। दिस इंक्लूड एनालाइजिंग फैक्टर्स सच एज बोरोवर्स क्रेडिट वर्दीनेस, द स्ट्रेंथ ऑफ द कोलेटरल एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री कंडीशन। सो द फॉर्मूला कैलकुलेटिंग द लोन टू वैल्यू, जब आप लोन टू वैल्यू को कैलकुलेट करते हो ऐसे ही नहीं निकल आता है। लोन टू वैल्यू जिसे आप एलटीवी कहते हो, लोन अमाउंट अपॉन एसेट्स की वैल्यू इनटू 100। जैसे अगर मैं 10 लाख की कार ले रहा तो 10 लाख रुपए क्या है? कार की वैल्यू है। अब इसमें मैं क्या लेना चाह रहा हूं? इसमें मैं बैंक से मैं 7 लाख रुपए लोन लेना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये बैंक फाइनेंस हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं इस लेवल पे एलटीवी निकालूं तो मेरा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या होगा? लोन अमाउंट कितना है? 7 लाख है, कार की वैल्यू 10 लाख है, इंटू 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 70% बैंक हमें क्या कर रहा? फाइनेंस। देखो एलटीवी निकल आया मेरा 70%। कर रहा कि नहीं कर रहा? 10 लाख में 7 लाख कितना हो गया? 70% हो गया। आपने एलटीवी कैलकुलेट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। एलटीवी अगर कैलकुलेट करने को आ जाए तो लोन अमाउंट अपॉन एसेट्स की वैल्यू इंटू 100, लोन अमाउंट अपॉन एसेट्स की वैल्यू इंटू 100। ठीक, इस आधार पे आपका एलटीवी कैलकुलेट होता है। ठीक है, डन है। चलिए अब यहां पे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? मिस्टर रामचंदानी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्टेज। द एनुअल टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 was 30 lakh and it has targeted 50% growth in financial year 22-23. Calculate borrower's finance in accordance with the turnover method. अब देखो इनका कहना क्या है कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करें तो इनका टर्नओवर है 30 लाख। ठीक है, डन। अगले साल फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इनको 50% ग्रोथ मिलती है। 30 लाख का 50% 15 लाख, तो 30 लाख प्लस 15 लाख टोटल टर्नओवर हो गया 45 लाख। कितना हो गया? 45 लाख इनका टर्नओवर हो गया। ठीक, अब आपको यहां पे टर्नओवर मेथड के तहत आपको क्या कैलकुलेट करना है? बोरोवर्स मार्जिन, कि बोरोवर को कितना पैसा लगाना पड़ेगा, बोरोवर मार्जिन आपको निकालना है। जब आप क्या कैलकुलेट करोगे? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जब भी आप
टर्नओवर मेथड से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हो तो जितना भी टर्नओवर होता है उसका 25% आपको क्या चाहिए होता है, वर्किंग कैपिटल। टर्नओवर मेरा यहाँ पे 45 लाख है, इसका 25% हो जाएगा 25/100 या 0.25 भी कह सकते हैं। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 1/4 हो जाएगा, और 4 से भाग करोगे 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ये आपको 11.25 लाख वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए। अब आपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाल ली। अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो भी निकलेगी उसका 80% तो बैंक फाइनेंस कर देगा, और उसका 20% बोरोवर को लाना होता है। किसको लाना होता है? बोरोवर को लाना होता है एज अ मार्जिन। बोरोवर को लाना होता है एज अ मार्जिन। तो अब मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई? 11.25 लाख। अब जब 11.25 लाख वर्किंग कैपिटल आ गई तो इसका मुझे कितना चाहिए? बोरोवर मार्जिन 20%, 1/5 कर दो। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, ठीक, 5 दूनी 10 और 5 25, यानी 2.5 लाख रुपए बोरोवर को मिलाना पड़ेगा। 2.5 लाख रुपए बोरोवर को मिलाना पड़ेगा। बोरोवर का मार्जिन कितना हो जाएगा? 2.25 लाख इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप कैलकुलेट कर लोगे बिल्कुल आसान तरीके से। टर्नओवर मेथड को ही हम नायक कमिटी मेथड भी कहते हैं। टर्नओवर मेथड को ही हम नायक कमिटी मेथड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। नाउ अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल, प्रिक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल के लिए 30 दिन चाहिए होता है, कन्वर्जन के लिए 15 दिन चाहिए होता है, एवरेज टाइम होल्डिंग फिनिश्ड गुड आपके पास रहता है 15 दिन, और एवरेज आपको पैसा कलेक्ट करने में 30 दिन लगता है। तो टोटल जो टाइम लग रहा है एक साइकिल में, एक ऑपरेटिंग साइकिल में टोटल जो टाइम लग रहा है वो 90 डेज का लग रहा है। ठीक है, ठीक। अब एक साल में कितनी साइकिल होंगी? 1 ईयर में कितनी साइकिल होंगी? एक साल में हमारी साइकिल होंगी 360/90। हम 360 लेके चलते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो हमें एक साल में 4 ऑपरेटिंग साइकिल मिलेंगी। कितनी? 4 ऑपरेटिंग साइकिल मिलेंगी। ठीक, पहला तो ये निकाल लिया हमने। अब दूसरा हमें दिया गया है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर एनम। एक साल का खर्चा, एक साल का जो खर्चा दिया गया है वो 60 लाख रुपए दिया गया है। 60 लाख रुपए दिया गया है। तो एक साइकिल का खर्चा क्या होगा? एक ऑपरेटिंग साइकिल का खर्चा कितना होगा? 60/4 यानी 15 लाख। एक साइकिल में आपका जो खर्चा आ रहा है वो 15 लाख रुपए आ रहा है। तो यहां पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, 15 लाख। ठीक है, तो जब भी आपको क्या कैलकुलेट करनी होगी? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर कैलकुलेट करनी है और आपको ऑपरेटिंग साइकिल दी गई है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आप निकालोगे अपना क्या टोटल कितना दिन लग रहा है। एक साइकिल कितने दिन की है? 90 दिन की। तो एक साल में कितनी साइकिल होंगी? 4। अगर मान लो यहां एनुअल की जगह आपको कैसे दिया रहता पैसा? साइकिल पर साइकिल वाइज दिया रहता तो कैलकुलेशन खत्म हो गई थी। तो एक साल में 360 हम लेके चलेंगे, 365 मत लेना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 90 से भाग करोगे, 4 ऑपरेटिंग साइकिल हमारी आ गई। अब एक साल का खर्चा अगर हमारा कितना है? 60 लाख रुपए है अपने प्रोडक्ट वगैरह पे, है ना, ऑपरेशंस पे, तो हमें एक ऑपरेटिंग साइकिल की वर्किंग कैपिटल अगर निकालनी है तो हम 60 लाख में 4 साइकिल एक साल में हो रही है, 4 का भाग दे दो, 15 लाख रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। और ऐसे ही यदि आप JAIB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर JAIB एग्जाम प्रिपरेशन इज JAIB महापैक। यहां पर आपके चारों कंपलसरी पेपर कवर हो जाते हैं, IEIFS, PPB, AFM, RBWM। ठीक है, सो 15+ फाउंडेशन बैच, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट आपको उपलब्ध है। 1 ईयर महापैक 3999, 2 ईयर महापैक 5999 रुपीज, और 6 मंथ महापैक भी 2799 में आपको मिल रहा है, 2799। ठीक है, 2799 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। साथ ही साथ आपको हमने अपने दोनों बैच, ऑफिसर्स बैच जो कि फाउंडेशन बैच है 1999 रुपए में सब्सक्राइब कर सकते हैं, और MCQ बैच भी 2499 में सब्सक्राइब कर सकते हैं।
अगर आपका कोई इंडिविजुअल पेपर रह गया है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप इंडिविजुअल पेपर की प्रिपरेशन इंडिविजुअल बैच के साथ कर सकते हैं, और वो है AFM, IEIFS, RBWM, PPB। जिसका भी आपका पेपर रह गया है, मात्र 799 में आप उस पेपर को टारगेट करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। JAIB बैंकर से सेट ऑफ 4 बुक की बात करें तो यहाँ पे आपके चारों कंपलसरी पेपर की बुक्स आपकी JIB की अवेलेबल है। एग्जिस्टिव थ्योरी यानी संपूर्ण थ्योरी आपको मिलेगी, कुछ भी कटा पिटा नहीं मिलेगा कि कुछ छोड़ा गया हो। हिंट एंड सॉल्यूशंस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे कि कैसे आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स को कवर करना है। क्वेश्चन विद केस स्टडीज, हर एक यूनिट के बाद हर एक पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। साथ ही साथ माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन आपके लिए अवेलेबल रहेगा। इसको ऐसे डिजाइन किया गया कि फटाफट आपको याद होती चली जाए। सो इसको लीस्ट प्राइस में आप 1224 रुपए में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हर एक चीज को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि हमारा टारगेट है 60+ मार्क्स इन PPB। थैंक यू वेरी मच।